नमस्कार दोस्तों। कल हमने पढ़ा था पाली भाषा के बारे में कि उसका उद्भव कब हुआ और उसके अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं और पाली भाषा का नामकरण की अलग अलग समस्याएं क्या है, क्यों उसको पाली भाषा कहा जाता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। हमने देखा था कि 500 ईसा पूर्व से लेकर एक इस सदी की जो पहली ईस्वी की शुरुआत जहाँ से होती है, पहली ईस्वी तक पाली भाषा का समय है और इसके अध्ययन के जो मुख्य स्रोत हैं वो त्रिपिटक, जो संदेश बुद्ध के जो 3 ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के, तीनों के तीनों, अशोक के शिलालेख या अभिलेख और उस समय के उस भाषा में लिखे गए अन्य साहित्य, ये सारे अध्ययन के स्रोत हैं। फिर हमने देखा था कि उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। किसी ने पल्ली बोला, पल्ली यानी पल्ली से तात्पर्य लेके उसको पाली नाम दिया, यानी पल्ली का मतलब है, शाब्दिक अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र यानी ग्राम, जो गांव। और उसके बाद में जो पल्ली में बोलने वाली भाषा को पाली बोला, यानी कि जो गांव में बोलने वाली भाषा है, जो ग्रामीण भाषा है, उसी का नाम पाली रहा होगा। कुछ विद्वानों ने कहा कि ये पाली नहीं होकर ये पाली भाषा पाटलिपुत्र मतलब पाटली से जन्म ली होगी, क्योंकि ये मगध के आसपास का क्षेत्र है, तो शायद वहीं से पाली भाषा आई होगी। कुछ लोगों ने कहा नहीं, पंक्ति से लिया गया कि भाई ये पंक्ति जो बौद्ध धर्म के अंदर, बौद्ध वचनों के अंदर जो पंक्ति कहा जाता है बौद्ध वचनों को, तो उस पंक्ति से लिया कि ये बौद्ध साहित्य को पालने नहीं, बौद्ध साहित्य के अंदर इस पाली भाषा में बौद्ध साहित्य सबसे ज़्यादा लिखा गया है, तो ये शायद पंक्ति से पाली बन गया होगा, मतलब पंक्ति से। कुछ उदाहरण ने कहा कि ये बौद्ध साहित्य को पालने वाली भाषा है, इसलिए ये पाली कहा जाता है। ठीक है, कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म को पालने वाली भाषा के रूप में इसका जिक्र किया है, और कुछ लोगों ने कहा कि ये प्राकृत जो भाषा रही उसी का ही तद्भव रूप है, मतलब प्राकृत की भाषा का एक विशिष्ट रूप पाली है, जो पहले पाइल हुआ फिर पाली हो गया। पर उससे बाद में हमने देखा था भाई कि ये इस भाषा का उद्भव क्षेत्र मथुरा और उज्जैन के आसपास का क्षेत्र है, और बाद में ये इतनी विकसित हो गई कि बौद्ध ने अपने साहित्य में भी इसका प्रयोग किया, बौद्ध लोगों ने। पर बाद में देखने को मिलता है, और दूसरा एक देखने को मिलता है कि इसकी जो भाषिक प्रवृत्ति है वो प्राकृत के करीब है। तो दो तरह से देख सकते हैं, या तो ये बौद्ध भाषा के रूप में रही होगी, पंक्ति से इसका अर्थ लिया जाता है कि बौद्ध भाषा को बौद्ध वचनों में, जो बुद्ध वचनों में जो पंक्ति है, या तो उस रूप से ये पाली बनी होगी, या फिर प्राकृत के करीब होने के कारण इसको पाली कहा गया होगा, या तद्भव रूप होने के कारण, थोड़ा दूर चेंज होने के कारण इसको पाली कहा गया होगा। फिर हमने उसकी व्याकरणिक जो ध्वनि संरचना है वो देखी कि भाई उसकी कौन कौन सी स्वर में कौन से स्वर रह गए, कौन से हट गए। जैसे री का अ ई और ऊ हो गया, कहीं पे री जो र है वो गायब हो गया। ऐसे ही हमने जो हर्फ है वो ऊपर जो रेफ की मात्रा लगती थी वो गायब हो गई, संयुक्त स्वर में ये देखा। और श और श का स हो गया, ये भी देखा हमने। आज हम देखेंगे पाली की व्याकरणिक संरचना। आज देखेंगे पाली की व्याकरणिक संरचना कि इसमें व्याकरण में क्या क्या चेंज आया। एक हमने देखा था कि जो भाषा है वो हमेशा क्लिष्ट से आसान की ओर जाती है, क्लिष्ट से सरल की ओर, कठिन से सरल की ओर जाती है, और सरलीकरण ही भाषा के बदलने का सब नियम है। क्योंकि जब भाषा सरल होगी तो उसके अंदर व्याकरणिक संरचनाएं बदलेगी, ध्वनि संरचनाएं बदलेगी, जो कठिन शब्द है वो हटते जाएंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं आज उसमें क्या क्या बदलाव संस्कृत से। मतलब हमने देखा था लौकिक संस्कृत में कुछ शब्द व्यंजन वगैरह हट गए, और जो
संस्कृत की व्याकरणिक संरचना थी वो भी कुछ कुछ कम हो गई। जो 3 प्रकार के लिंग थे उनकी जगह सिर्फ 2, वैदिक संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, जबकि लौकिक संस्कृत में आते आते 2 ही रह गए। ऐसे ही सब कुछ बदलता धीरे धीरे। तो इसमें अपन देखेंगे पाली की व्याकरण संरचना। पाली की व्याकरण संरचना के अंदर मूल रूप से अपन को देखेंगे कि सरलीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। वही है, हर भाषा के जब चेंज होती है तो उसके अंदर बदलाव में अंदर सबसे पहली प्रवृत्ति यही होती है कि सरलीकरण और संक्षिप्तीकरण, क्योंकि तभी वो भाषा दूसरी तभी कही जाएगी जब वो थोड़ी चेंज होने के लिए सरल होगी, आसान होगी लोगों के प्रवृत्ति की ओर। देखते हैं इसमें संस्कृत को लेकर आधुनिक हिंदी तक का विकास मूल रूप से सरलीकरण की प्रक्रिया ही है, यही बात कही गई है इसमें। ठीक है, अलग अलग चरणों में जो हम देखते हैं उसमें भाषिक प्रवृत्ति रूप बदलता रहता है। और सबसे पहले जो सरलीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जो हिंदी में अपन देखते हैं कि इतनी आसान हिंदी अपने सामने उपस्थित हुई है, उसकी शुरुआत होती है या फिर उसकी सूत्रधार है वो पाली को ही कहा जाता है, क्योंकि पाली ही सबसे पहले बदलने में मतलब तैयार हुई थी और सबसे पहले बदली। ठीक है, इसके अलग अलग चरण में देख सकते हैं अपन क्या क्या परिवर्तन हुए, जो वो आज भी हिंदी में भी आज भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें नपुंसकलिंग का लोप हो गया। जो संस्कृत में नपुंसकलिंग भी था एक तरह से, कोई भी स्त्री और पुल्लिंग के अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं उनको भी मतलब एक दे रखा था कि उसके शब्दों के अंदर उसका भी नियम था। जैसे पेड़ के बारे में भी अगर कुछ बात करनी है तो उसके भी नियम होते थे कि उसकी जगह कैसे जो कर्ता कारक करण वगैरह ये जो कारक विभक्तियाँ लगेगी वो सब कुछ उसमें देखा जाता था, उसके आधार पे डिसाइड होता था। अब जो पाली में वो नपुंसकलिंग हट गया तो अब सिर्फ 2 प्रकार के ही लिंग बचे, और जो नपुंसकलिंग थे उनके सारे के सारे जो शब्द थे उनकी जगह पुल्लिंग जो शब्दों की तरह व्यक्त होने लगे। मतलब जो उसके जो नियम पुल्लिंग शब्दों के नियम थे वो ही नपुंसकलिंग के शब्दों पर व्यक्त होने लगे। ठीक है, जो उसके अलग से जो नियम थे वो हट गए। संस्कृत में भी कर्ता और कर्म विभक्तियों को छोड़कर से सभी विभक्तियां नपुंसकलिंग के नियम पुल्लिंग के समान ही होते हैं। संस्कृत में भी वही कह रहा है कि संस्कृत में भी जो कर्ता और कर्म की विभक्तियों को छोड़कर बाकी जो सारी विभक्तियां हैं उनके सारे नियम नपुंसकलिंग की तरह ही होते हैं। और पाली में क्या हो गया कि जो ये कर्ता और कर्म के जो नियम है, कर्ता और कर्म की विभक्तियों को संस्कृत के अंदर तो छोड़ के था, और पाली के अंदर इनके भी लिए भी नपुंसकलिंग का ही पुल्लिंग लिंग का ही प्रयोग होने लगा। ठीक है, फिर बाद में देखते हैं पाली के संस्कृत द्विवचन का लोप हो गया। अब अपन देखते हैं संस्कृत में या तो एक वचन है या बहुवचन है, द्विवचन का कॉन्सेप्ट नहीं है। जबकि संस्कृत में एक कॉन्सेप्ट था कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी एक आदमी, 2 आदमी और बहुत सारे आदमी। तो फिर इस द्विवचन का तो आप ऐसे आदमी से अपन देखें तो भी मतलब ये समझ सकते हैं कि कोई मतलब ही नहीं है भाई, एक आदमी 2 आदमी, देखिए हाँ 2 है तो मतलब ठीक है, ज़्यादा ही गिनते हैं अपन तो उसको। तो ये कर दिया, पाली में ये हो गया, द्विवचन का लोप हो गया, उसको हटा दिया गया कि भाई द्विवचन काम का नहीं है, अपने फालतू है, ऐड कर रखा है इन्होंने लोगों ने। ठीक है, और द्विवचन के जो नियम है वो सारे के सारे बहुवचन के लिए भी होते हैं, जो अपने हिंदी में भी देखने को मिलते हैं कि आज 2 लोगों के लिए भी कोई बात करता है तो बहुवचन के ही नियम ही लगते हैं कि राम और श्याम जा रहे हैं और बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो इन दोनों में भी कोई मतलब फ़र्क नहीं है, एक तो कि राम जा रहा है और राम और श्याम दोनों जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं और राम और श्याम जा रहे हैं, ये दोनों एक तरह से है। और जो राम जा रहा है उसमें एक अलग हो गया। ठीक है, इन दोनों कारणों से रूप रचना सरल हो गई। जब ये दोनों चीज़ें हट गई, सरलीकरण की प्रवृत्ति और संक्षिप्तीकरण के कारण, जो नपुंसकलिंग हट गया और द्विवचन हट गया, तो इसके कारण जो रचना थी, वाक्य रचना, वो सरल और संक्षिप्त हो गई। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि संस्कृत में अपन देखते हैं कि संस्कृत में एक ही शब्द के 3 लिंगों और 3 वचन होते थे। तो उस कारण क्या होता था कि कुल 72 या उस कम से कम 54 रूप बनते थे उनके, कर्ता विभक्तियों के, लट लकार के, जो आपने पढ़ा होगा। अब उसकी संख्या जो थी वो मात्र 32 रह गई।
अब बाद में बदलने के कारण उनकी संख्या 32 रह गई। ठीक है, और वचनों में कुल 54 रूप बनते थे, उनकी जगह 32 हो गई। और एक लिंग और एक वचन को समाप्त करने के कारण जो अतिरिक्त अन्य कारणों की रूप रचना में भी सरलीकरण आया। ठीक है, जो एक और लिंग और एक वचन को समाप्त कर दिया, तो जो अन्य कारण और भी उसके अलावा भी और कई कारणों से जो सरलीकरण आया, मतलब सिर्फ ये दो चीज़ों से नहीं, इनसे काफ़ी हो गया भाई। 54 और कम से कम 54 बनती थी रूप, अलग अलग प्रक्रिया मतलब जो बनते थे जा रहे हैं उसमें। ठीक है, उनकी जगह सिर्फ 32 रह गई थी। और इनके अलावा भी कई चीज़ों के कारण बदलाव आया, तो वो देखते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति बदली उसमें होता है कि व्यंजन, जो व्यंजनांत होते थे लास्ट में, वो हटने लगे, उनकी जगह पे स्वरांत होने लगे। लास्ट में जो व्यंजन का लग के सिर्फ हलंत लगा देते थे, कोई भी व्यंजन लग के। अपन देखते हैं कि व्यंजन और स्वर में क्या फ़र्क है। जो पूर्ण वर्ण है, पूर्ण वर्ण में व्यंजन के पीछे स्वर लगने से शब्द एक वर्ण पूर्ण होता है, जबकि व्यंजन के पीछे कुछ स्वर न लगाने से व्यंजन अधूरा ही रहता है। ठीक है, तो उस व्यंजन को हटा के उसकी जगह या तो पूरा स्वर लगाने लगे, या फिर उसके पीछे ही हलंत को हटा के स्वर लगाने जोड़ने लगे, या तो अंतिम व्यंजन हलंत व्यंजन हटाने लगे, या फिर उसके पीछे स्वर लगाने लगे। ठीक है, अंतिम हलंत व्यंजन जो आपने इसमें भी देखा था, कल देखा था कि हलंत जो थे, पीछे हलंत वाले व्यंजन थे, उनको व्यंजन समेत ही हटाने लगे आसानीकरण की प्रवृत्ति में। तो ये जो त के रूप में जो हलंत है, उनको हटा दिया गया, न को हटा दिया गया, चल के अंदर स्वर जोड़ दिया गया, अ की प्लस अ की मात्रा जोड़ दी, तो ये चल हो गया। ठीक है, ये हलंत हट के। और इसके बाद में अपन देखते हैं सरलीकरण पर और भी कई कारण है, जैसे विभक्तियाँ और प्रश्नकों की जटिलता दूर करने का प्रयास किया गया। ठीक है, विभक्तियाँ और प्रश्न की जो आसानी करने के लिए, जटिलता को दूर करने के लिए प्रयास किए गए, कि जो मुश्किल हो रही थी उनका भी मतलब हल निकाला गया। जैसे कर्ता और कर्म कारक बिना विभक्ति या प्रश्न के व्यक्त होने लगे, उनके पीछे कोई भी प्रश्न या विभक्ति नहीं लगने लगी। ठीक है, करण और अपादान तृतीय और पंचमी के अंतर समाप्त होने लगे। कभी कभी इन कर्म और अधिकरण द्वितीय और सप्तमी तथा कभी कभी करण और अधिगम तृतीय और सप्तमी एक जैसे होने लगे। कर्म और अधिकरण में द्वितीय और जो सप्तमी रूप है वो एक जैसे होने लग गए, और कभी कभी तृतीय और सप्तमी एक जैसे होने लग गए। और जो संस्कृत के अंदर त्रिडंत प्रवृत्ति चलती थी, त्रिडंत प्रवृत्ति यानी कि हर शब्द के पीछे त, ती या ती की मात्रा लगती थी, वो अब खत्म होने लग गई। जो त्रिडंत प्रवृत्ति है वो खत्म होने लगी। जिससे संस्कृत के अंदर ती या तह लगता था, जो अंत में त लुप्त होने वो लुप्त होने लग गया। ठीक है, जैसे पठती था तो पठ ही हो गया, करोती था तो करो ही हो गया, त हट गया दोनों के अंदर। एक विशेष बात यह है कि इन्हीं के बहुवचन में कई स्थानों पर त बना रहा, किंतु ई लुप्त होने लगा। और कहीं कहीं तब तो वैसे ही रहा और ई हट गया मात्रा की, जैसे ये पठंती है तो पठंती के अंदर त रह गया, ई हट गया। जहाँ ऊपर हमने देखा था कि त हट गया ई रह गया, यहाँ पे उल्टा हो गया। ठीक है, और जो लट लकार की भविष्यकालिक क्रियाओं में प्रयुक्त होने वाला इससे पाली में श हो गया, शस्य हो गया। जो संस्कृत में आपने देखा था कि लट लकार की प्रवृत्ति चलती है, पठन 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 तीन, करंत करंत करों तीन, वो वाला। तो उसमें जो बीच में इस ये हट गया और उसकी जगह स हो गया। जैसे करियस्यति तो करिष्यई, पठिष्यति पठिष्यई, ये हो गया। और इसके अलावा पाली की जो क्रिया रचना है उसमें भी विशेष बदलाव होने लगा। जो क्रिया रचना है उसमें हिंदी में प्रयुक्त होने वाली भूतकालिक क्रियाओं का विकास होना आरंभ हो गया था। जैसे अपन हिंदी में जो भूतकालिक जो क्रियाएं हैं, उन जो रूप लगाते हैं उनका भी प्रयोग होने लग गया। जैसे था है, गया है, मैंने जो भूत, जैसे जो बीत गया है उसका जो वर्णन था, जो वर्णन होता है वो भी होना स्टार्ट हो गया था पाली के अंतर। ठीक है, जिसमें पाली की क्रिया रचना में एक विशेष बात यह है कि
हिंदी में प्रयुक्त होने वाली भूतकालिक क्रियाओं का विकास होना आरंभ हो गया था। ठीक है, जैसे ये पाली के अंदर स्थिति हो गया, पाली के नहीं, संस्कृत के अंदर स्थिति था, उसकी जगह हो गया थी, जो बाद में अब था हो गया। स्थिति का थी होके हिंदी के अंदर अब देखते हैं बाद में आसानी के प्रयोग की तरह था हो गया। भवंती का हुवंती हो गया, और आगे चलकर यही होता है हो गया। और भूत की जगह हुआ हो गया, और आगे चलकर हुआ या हुई हो गया। ठीक है, हुवंती का होता हो गया। इसके अलावा अपन को शब्दकोश की जो प्रवृत्तियाँ हैं उनमें भी बदलाव देखने को मिलता है, कैसे उसमें बदलाव होता है। ठीक है, जो शब्दकोशीय प्रवृत्तियाँ हैं वो कैसे, उसमें भी 3 कारणों से देखी जाती है। एक तो ध्वनि संरचना और व्याकरणिक संरचना में बदलाव हो गया, और शब्दकोश की प्रवृत्तियों में भी क्या क्या हुआ। और पाली के जैसे एक अपन कहते हैं ना बे तद्भव तद्भव तत्सम देशद विदेशी, ये शब्द इनमें सबसे ज़्यादा मतलब तत्सम शब्द संस्कृत के जो एग्जिटेड जो ले लिए गए, जो संस्कृत के हैं वैसे के वैसे उठा के ले लिए गए, और तद्भव वो होते हैं जिनमें थोड़ा बदलाव करके उनको लिया गया हो। ठीक है, जैसे पाली शब्द में ये क्या हो गया कि तद्भव जो रूप है शब्दों के उनकी मात्रा बढ़ने लग गई, तत्सम की जगह तद्भव रूप आने लगे। मतलब जो तत्सम जो संस्कृत के शब्द थे उनको थोड़ा बदल कर यूज करने लगे लोग पाली में। तो पाली मतलब ये नहीं अपने पास वाली पाली नहीं, गांव पाली नहीं, पाली भाषा के अंदर। ठीक है, पाली शब्द समता का मूल रूप आधार स्वाभाविक रूप से तद्भव शब्द है, और क्योंकि संस्कृत शब्दों का तद्भवीकरण इस भाषा का विकास का मूल आधार रहा। जो संस्कृत के शब्द थे उनका तद्भवीकरण होने लगा, जो तत्सम रूपों को बदलना जाने लगा, और आसानी की प्रवृत्ति भी है। और जो कई सारे तत्सम शब्द थे वो वैसे ही इस भाषा में बने रहे, आसानी से एकदम नहीं हटते, पर ये देखते हैं धीरे धीरे फिर पाली में भी बने रहेंगे कुछ न कुछ, फिर प्राकृत में बने रहेंगे कुछ, फिर अपभ्रंश में बने रहेंगे, फिर अंत में आते आते हिंदी में भी अभी तक कुछ बने रहेंगे। जैसे पिछली बार साल आपने शायद पढ़ा होगा इस प्रसाद जयशंकर प्रसाद वगैरह, इनके काव्य वगैरह, इनके अंदर जो ये तत्सम रूप है वो उनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं प्रसाद जी वगैरह, और ये बने रहेंगे धीरे धीरे आसान होने की प्रवृत्ति में। आधे हटते रहेंगे, आधे बने रहेंगे, फिर कुछ और हटेंगे भाषा की प्रवृत्ति के अंदर। और हो सकता है आगे हिंदी के बाद में और हिंदी का रूप बदले तो उसमें से तत्सम हटके इंग्लिश ज़्यादा आ जाए, विदेशी ज़्यादा आ जाए। जैसे मुगलों और इनके मुसलमान आक्रमणकारी जब हमारे यहाँ पे राज करने लगे तो उस समय भाषा के अंदर फारसी और अरबी के शब्द ज़्यादा होने लग गए। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजी के शब्दों का बाहुल्य हो गया। ठीक वैसे ही अब जैसे पढ़े लिखे लोग हैं तो वो अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं, तो अब आजकल हमारे शब्दों में अंग्रेजी ग्रुप ज़्यादा होने लग गया है। और आमतौर पर वे शब्द है जो जन प्रयोग में विशेष रूप से काम नहीं आते या संरचना की दृष्टि से जटिल नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि पाली में जो शब्द तो तत्सम रूप जो थे संस्कृत के, वो कौन से शब्द बने रहे जो या तो आम लोगों की भाषा में प्रयोग कम होते थे, और जो अगर होते भी थे तो उनकी जो संरचना है वो इतनी मुश्किल नहीं होती थी। लिखावट की जो प्रवृत्ति है या फिर वो इतनी मुश्किल नहीं होती थी, वो आसान होती थी, और इसी के कारण वो इस भाषा में बने रहे। ठीक है, तो देखती सी बात है भाई, सरलीकरण के अंतर्गत वही चीज़ें रहेगी जो उस भाषा के लोगों को आसान लगेगी या फिर उनके लिए सहज होगी, वो रखेंगे, बाकी हटा देंगे। फालतू के कौन लफड़ा पाड़े। और इस काल में भाषा का विकास तेजी से विकेंद्रिक पद्धति से होने लगा। मतलब इस भाषा का विकास कोई एक केंद्र न रहा, और ये भाषा जैसे पाली की बौद्ध धर्म की भी भाषा रही, तो अलग अलग जगह पे ये भाषा बढ़ने लगी और अलग अलग जगह से इसका विकास भी होने लगा। अगर एक केंद्र के रूप में अगर ये भाषा कहीं से उठती है तो भाई उस लोगों उस चीज़ों के शब्द वगैरह रहते हैं। ये जब
अलग अलग जगह से बढ़ने लगी। जैसे जैसे भाषा का विस्तार हुआ तो उसके अंदर देशज जो हमारे देश के शब्द है वो, और अलग अलग क्षेत्रों के जो शब्द है आंचलिक, और उसके स्थानीय कहीं किसी जगह के अलग अलग स्थानों के शब्द भी उसमें जुड़ने के लगे। और इससे पाली की भाषा में भी, और जो भाषा शब्दकोश प्रवृत्ति है, शब्दकोश है, वो बढ़ने लग गया। तो जैसे जैसे पाली भाषा, जैसे कोई बौद्ध धर्म का प्रचारक अनुयायी है, वो कहीं गया तो उसने वहाँ पे कुछ प्रचार वचार किया होगा, तो वहाँ के लोगों ने भी कुछ न कुछ बोला होगा, फिर वहाँ के कुछ लोगों ने उस बौद्ध धर्म को अपनाया होगा, तो बौद्ध धर्म के कारण पाली का भी विकास होता रहा साथ में। ठीक है, तो जो है देशज और स्थानीय और आंचलिक शब्दों का भी पाली में विकास होने लगा। तो ये देखने को मिलता है, अच्छे से होता है। जैसे उदाहरण के लिए धर्ण जो स्त्री को कहा गया, बप जो पिता को कहा गया, ढेकणी ढक्कन को कहा गया, ये सारे शब्द आम स्थानों के हैं, कोई संस्कृत से नहीं आए। संस्कृत में ये शब्द अपन को देखने को नहीं मिलेंगे। ये शब्दों का स्थानीय या देशी शब्द कह सकते हैं इनको, इनका विकास हुआ। ठीक है, और इस तरह से आपने देखा कि संस्कृत के बाद में जो पहली भाषिक प्रवृत्ति है, मध्यकालीन आर्य भाषा है, इसका विकास हुआ। और ये पाली भाषा थी। इनका हमने कल ध्वनि संरचना देख ली थी, आज ये व्याकरण की संरचना देख ली। इसमें क्या क्या विकास हुआ ये देख लेना आप आराम से। ठीक है, कल आपने क्या देखा था, ये शब्दों में व्यंजन में और स्वर व्यंजन और जो संयुक्त स्वर है उनमें बदलाव हुआ। और आज अपन ने देख लिया कि व्याकरण में क्या क्या बदलाव हुआ, और शब्दों में और अलग अलग कहाँ से शब्द जुड़ते गए। देशज और विदेशी शब्द में वो समझ गए कि जो देश के अंदर जो शब्द बने हैं, जो भारत के शब्द हैं, वो तो हो गए देशज। जो विदेशी है, जो बाहर से आके हमारे भाषा में ऐसे घुल मिल गए हैं कि उनको अब अपना लिया गया है। जैसे कार है, टाइम है, ये अंग्रेजी से लिए गए हैं। जो नुक्ते वाले शब्द हैं वो फारसी अरबी से लिए गए हैं। ऐसे शब्द जो बाहर से आए और हमारी भाषा के अंदर गुण मिल गए, तो वो शब्द विदेशी शब्द हो गए। और तत्सम और तद्भव शब्दों के अंदर क्या डिफरेंस है? तत्सम शब्द वो हैं जो संस्कृत भाषा से वैसे के वैसे उठा के रख दिए गए। ठीक है, और जो तद्भव है उनमें संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ बदलाव करके उनको, जो तत्सम रूप था संस्कृत के शब्दों का, तत्सम जो रूप था उनमें बदलाव करके तद्भव का रूप बनाया गया। उसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ करके, थोड़े मॉडिफाई करके, आसान करके वो शब्द उस हिसाब से लिए गए भाषा में। ठीक है, इसका जो समय है आपने देखा था 500 ईसा पूर्व से ईसा की पहली शताब्दी तक। ठीक है, और कल अपन पढ़ेंगे इसके बाद में प्राकृत भाषा का थोड़ा सामान्य परिचय देखेंगे, कब उसका विकास हुआ और कैसे कैसे फिर प्राकृत में बदलाव हुए और किस तरह की प्राकृतें थी जिससे अपभ्रंश का विकास हुआ और फिर हिंदी का विकास हुआ। ये सब हम देखेंगे। ठीक है, चलो धन्यवाद।